नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मास्टर हट में। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी को। और इससे पहले मैथमेटिक्स पेडागोजी की 2 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो यहाँ से आपको ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रश्न बनते हैं पेडागोजी से। ठीक, तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। ऑप्शन नंबर ए है कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। तो ऐसा नहीं है कि केवल जो प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी हैं उनको पहचानने के लिए ही गणित की पहेलियाँ जो होती हैं वह सहायक होती हैं। ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में। तो केवल मनोरंजन प्रदान करने के लिए नहीं गणितीय पहेलियाँ होती हैं, उनसे क्या होता है कि तर्क के विकास करने के लिए होती हैं, तार्किक क्षमता का विकास करने के लिए होती हैं गणितीय पहेलियाँ। ऑप्शन नंबर सी है समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में। तो केवल कौशलों को परखना ये भी नहीं कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं क्या है, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। तो हाँ, समस्या से जो भी समस्याएं हैं उसको सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में ही सहायक होती हैं गणितीय पहेलियाँ। किस तरीके से, तो गणित का जो व्यवहार होता है या गणित की जो प्रकृति होती है वह तार्किक होती है, उससे तार्किक क्षमता का विकास होता है। और गणित विषय के अध्ययन से प्राथमिक स्तर के बच्चों की बुद्धि शक्ति का तार्किक विकास होता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर गणित की जो पहेलियाँ हैं वह समस्या के सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करती हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करने में मदद करती हैं गणितीय पहेलियाँ। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न के लिए वह राइट आंसर हो जाएगा। समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करना गणितीय पहेलियाँ जो है वह सहायक है। ठीक, तो वीडियो में मैथ्स पेडागोजी के पूरे 15 क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। तो ऐसा नहीं है, त्रुटियां तो होंगी ही। कोई भी समस्या होगी, अगर आप उसका समाधान करने जाएंगे तो उसमें प्रारंभ में त्रुटियां होती ही हैं। ऑप्शन नंबर बी है गलत है, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कार्य को लापरवाही से करेंगे तभी त्रुटियां होंगी, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है सही है, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार से रचना करते हैं। ऑप्शन डी है सही है, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती हैं। तो केवल प्राप्तांक के माध्यम से हम नहीं कह सकते हैं कि केवल प्राप्तांक के आधार पर हम बच्चों को बताएं कि बच्चे पढ़ने में कैसे हैं या फिर बच्चे का फीडबैक देखें, प्राप्तांक के आधार पर नहीं कहा जा सकता। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा कि गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन सही है, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणाओं को किस प्रकार से रचना करते हैं। बच्चे जो हैं जब भी कुछ सीखते हैं तो त्रुटियां करते हैं, और जब गणित की किसी अवधारणा को अच्छी तरह से वह समझ नहीं पाते हैं तो त्रुटियां करते ही हैं। अतः गणित में जो है त्रुटियां शिक्षक को यह जानने में मदद करती हैं कि बच्चे ने गणित की अवधारणा को कितना अपने दिमाग में किस प्रकार से बैठाया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न के लिए वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। कौन सा है पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। ऑप्शन बी है बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। ऑप्शन नंबर सी है समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी है गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना। तो ऐसा नहीं है कि उच्चतर पढ़ाई के लिए आप जो है प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का जो उद्देश्य है वह उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना है। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, तो ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि केवल समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना ही प्राथमिक स्तर पर गणित का उद्देश्य है। सबसे अच्छा आंसर होगा इसके लिए, सबसे सटीक आंसर जो होगा वह होगा
बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। एनसीएफ का जो उद्देश्य, मेन उद्देश्य है वह यही है कि बच्चे की जो सोच विचार करने की प्रक्रिया है उसको गणितीय रूप देना, व्यवहारिक जीवन से जोड़कर बच्चों को गणित सिखाना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग यानी कि जोड़ सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन नंबर ए है, कक्षा 2 में शाब्दिक शब्दों को न कराया जाए। तो ऐसा नहीं है, बच्चे जो हैं सबसे अधिक और सबसे स्पष्ट रूप से शाब्दिक शब्दों को ही सीखते हैं और समझते हैं। तो यह ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है, शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। तो नहीं, केवल शब्द जहाँ भी आए आप उस ऑप्शन को तुरंत गलत कर सकते हैं सीटेट में। ऑप्शन नंबर सी है, योग यानी जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी है, शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं केवल आप अध्याय के अंत में ही कराएंगे, आप प्रारंभ में भी शब्दों से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछ सकते हैं और मध्य में भी पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। योग यानी कि जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। कक्षा में यानी कि कक्षा 2 का यहाँ पर विद्यार्थी हैं, तो उनको जोड़ सिखाने के लिए आप क्या करेंगे कि शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त विधि जो यही है कि वह जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा प्रस्तुत कराएं। और शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग जब करेंगे तो बच्चा उसको बेहतर तरीके से समझेगा और सीखेगा और समस्या का समाधान भी करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए है, संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन बी है, संकल्पनाओं को जटिलता से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी है, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर अगर आप गणित सिखा रहे हैं बच्चों को, तो पाठ्यपुस्तक की सबसे जो अधिक महत्वपूर्ण विशेषता होती है वह यही होती है कि जो भी संकल्पनाएं या जो भी समस्याएं दी गई हैं उनको पहले मूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाए, उसके बाद अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाए, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न के लिए वह राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणीबद्ध सही है? कौन सा श्रेणी क्रम जो है वह सही है ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए? तो एक निश्चित क्रम होता है ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए। सबसे पहले आता है मानसिक चित्रण, और दूसरे नंबर पर आता है विश्लेषण, तीसरे नंबर पर आता है अनौपचारिक निगमन और लास्ट में आता है औपचारिक निगमन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, मानसिक चित्रण और उसके बाद विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन यानी कि जो भी आप बिना नियम कानून से बंधे हुए जो भी चीज़ें आप सीखते हैं उसको अनौपचारिक निगमन कहते हैं। और औपचारिक निगमन यानी कि जो विद्यालय में सीखी जाती हैं चीज़ें वे होती हैं, यानी कि जो नियम और कानून से बंधे हुए होते हैं उनको कहते हैं औपचारिक निगमन, और बिना जो बंधे हुए होते हैं नियम कानून से उनको कहते हैं अनौपचारिक निगमन। तो आपको एक ये जो निश्चित श्रेणी क्रम है उसको याद रखना होगा। मानसिक चित्रण के बाद होता है विश्लेषण, विश्लेषण के बाद अनौपचारिक निगमन और अनौपचारिक निगमन के बाद होता है औपचारिक। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न के लिए वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए है, संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है, पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी है, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो यही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन जो डी है, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, यही ऑप्शन आपका सही होगा। क्योंकि ऐसा नहीं किया गया तो बच्चों को शून्य
समझने में कठिनाई होती है। तो सबसे पहले संख्या का ज्ञान कराएं, उसके बाद बच्चे को शून्य का ज्ञान कराना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। अब ए है चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, और दूसरा है आधे का चिन्ह लिखता है, और तीसरा है बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, और चौथा है कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। तो पूछा है कि शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का कौन सा सही श्रेणी क्रम करना चाहिए। तो आपको एक निश्चित क्रम में लगाना है। यह प्रश्न जो है वो एल्पस थियरी से पूछा गया है। कौन सी थियरी से? तो एल्पस थियरी से, जिसका वीडियो हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसका आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एल्पस थियरी को इससे समझेंगे कि इसका आंसर क्या होगा सही। तो सबसे पहले ई यानी कि एक्सपीरियंस आता है। तो सबसे पहले जो भी ठोस या मूर्त पदार्थ होते हैं उनको अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। तो सबसे पहले होगा तीसरा, यानी कि बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करना। उसके बाद होगा एल यानी कि लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स आप समझ सकते हैं कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करना। यहाँ पर हो गया ना, कहानी या शब्दों को आप कैसे प्रयोग करेंगे, तो लैंग्वेज के माध्यम से प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन इसके बाद चौथा सही हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पर आता है पी यानी कि पिक्चर। इसके बाद आप क्या करेंगे कि चित्र दिखाएंगे, और चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। लास्ट में सबसे सिंबल आता है एस यानी कि आधे का चिन्ह लिखता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न के लिए वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए है योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। ऑप्शन नंबर बी है परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना। ऑप्शन सी है योग, गुणा, भिन्नों का दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना। ऑप्शन नंबर डी है योग, व्यकलन, गुणा और भाग। और आपका ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा। अंक गणितीय संरचना जो होती है, अंक गणित की 4 जो मूलभूत संरचनाएं हैं वे यही होती हैं योग, व्यकलन, व्यकलन यानी कि घटाव या घटाना जिसे कहते हैं, गुणा व भाग। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन ए है योग, बी है व्यवकलन, ऑप्शन सी है स्थानीय मान, तो ऑप्शन नंबर डी है गुणा। तो अगर एक संख्या का दशमलव निरूपण समझना है तो उसके लिए सबसे पहले जो पूर्व जानकारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए स्थानीय मान की। अगर स्थानीय मान का आपको ज्ञान है तभी आप दशमलव संबंधित समस्याओं को समझ पाएंगे आसानी से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न के लिए वह राइट आंसर हो जाएगा, स्थानीय मान। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम जो है वह उत्तम है। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है और लंबाई को मापना विषय है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तुलना करना। लंबाई को मापने के लिए सबसे पहले आप तुलना करेंगे, उसके बाद जो प्रमाणिक माप होगा उसका उपयोग करेंगे, और उसके बाद अप्रमाणिक माप का उपयोग करने के बाद प्रामाणिक मापों का उपयोग करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे कि प्रामाणिक इकाई को विकसित करेंगे। तो सबसे पहले तुलना करना यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वह राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तुलना करना, फिर अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना, उसके बाद प्रामाणिक मापों का उपयोग करना, और सबसे लास्ट में जो प्रामाणिक इकाइयाँ होंगी उसको विकसित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए वह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। गणितीय समस्याओं संबंधित पूछा है कि अगर गणितीय समस्याएं हैं तो वह कौन सी असमर्थता हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए है लेखन अक्षमता, ऑप्शन बी है गणितीय अक्षमता, और ऑप्शन नंबर सी है दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता, और ऑप्शन नंबर डी है पठन अक्षमता। तो अगर गणितीय समस्या संबंधित समस्याएं हैं, गणितीय परिकलन और संख्याओं से संबंधित, तो उसको शामिल करते हैं गणितीय अक्षमता यानी कि डिसकैलकुलिया में।
और लेखन अक्षमता मतलब होता है डिस्ग्राफिया, और पठन अक्षमता यानी कि डिसलेक्सिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गणितीय अक्षमता, जिसे कहते हैं डिसकैलकुलिया। ठीक। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी है गणित में परीक्षा में बेहतर प्रदर्शित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी है शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए यदि व्यवहारिक उपकरणों का महत्व क्यों होता है, यह प्रश्न में पूछा गया है। तो व्यवहारिक उपकरणों का महत्व जो होता है वह होता है मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। जो मूल गणितीय संकल्पनाएं हैं यानी कि जो प्लस माइनस गुणा भाग होता है उसको समझने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का वह राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहारिक उपकरणों का जो महत्व है वह मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। ऑप्शन बी है कोई दो संख्याएं लिखिए जिसका गुणनफल 45 हो। और ऑप्शन नंबर सी है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। और ऑप्शन नंबर डी है 15 गुणे 3 का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, प्रश्न में पूछ क्या रहा है कि खुला अंत वाला प्रश्न कौन सा है। तो खुला अंत वाला जो प्रश्न है वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। क्योंकि आप इस प्रश्न को कई बार कई तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं 3 गुणे 15 या 15 गुणे 3, या फिर 3 को आप 15 बार जोड़ देंगे 3 3 लिख के ऐसे, या फिर 15 को आप 3 बार जोड़ सकते हैं। तो कई तरीके से इसका आप आंसर दे पाएंगे। तो यह खुला अंत वाला प्रश्न होता है इसको अपसारी चिंतन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर आज का वीडियो जो है कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।